Hello and welcome to Learn with Hema's class, my dear students. Today we are going to do a poem of Hindi subject from grade 8, धरती का आंगन महके, written by Dr. प्रकाश दीक्षित. धरती का आंगन महके यह कविता मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी, बट इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगी. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपके बहुत काम भी आएगा, आपको समझने में बहुत हेल्पफुल होगा. और अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिए. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कविता की तरफ. कविता की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डॉक्टर प्रकाश दीक्षित के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, उनका परिचय जान लेंगे. क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स, जब एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इन लाइंस के भावार्थ लिखने के लिए कहा जाता है, तो भावार्थ लिखने के लिए सबसे पहला आपको जो एक लाइन या दो लाइन में आपको कवि के परिचय के बारे में बताना जरूरी है. इन कवि का डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, इनका जन्म हुआ है 1929 में उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में. मृत्यु 2012 में हुई है. 2012 मृत्यु का समय हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे उत्तर में जब हम आंसर्स लिखते हैं वहां लिखने की जरूरत नहीं है. परिचय के लिए हम आगे बढ़ते हैं. परिचय में देखा जाए तो डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी जो थे वे आजीवन जो है अध्यापक रहे हैं. डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं. संपादक मीन्स एडिटर, पत्रिकाओं मीन्स मैगजीन्स, यानी मणिप्रभा, ज्ञानार्जन और बहुत सारे, अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन और बहुत सारे मैगजीन्स के ये एडिटर रह चुके हैं. अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है. इन्होंने अमर उजाला नाम के न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग का काम भी किया है, जर्नलिज्म का काम भी किया है. और आपकी रचनाएं विविध पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है. और इनकी जो रचनाएं हैं, जो भी इनके लेख है, ये विविध पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है, अर्थात इनके लिखे हुए लेख लोगों को पसंद आते हैं. तो यह था इनका परिचय. अब हम शुरू करते हैं कविता. धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से. बहुत ही सुंदर लिखा है. धरती का आंगन महके. धरती का आंगन कैसे महकेगा? सबसे पहले तो हमारी जो कविता का ये शीर्षक है, धरती का आंगन महके, क्या चीज महकती है? महकने से हमें सिर्फ फल और फूल इनकी याद आती है. खेत खलिहान जो होते हैं, खुशबू जो आती है, फल फूलों की खुशबू जो आती है, महक, ये इन्हीं से होती है. तो धरती का आंगन किन चीजों से महके? ये फलों से, फूलों से लदे रहे, हमेशा खेत हरे भरे रहे, ये हमारी चीज ध्यान में आती है जैसे ही हम आंगन महके का वर्ड सुनते हैं तब. तो धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से. कवि हमें कहना चाह रहा है कि धरती का जो आंगन है वो कैसे महकता है. वो हमारे मेहनत से, हमारे कर्म से और हमारे ज्ञान और विज्ञान से, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो साइंस है, इन सब की वजह से हमने एक ऐसी नदी प्रवाहित करी है, ऐसी ऐसी सरिता प्रवाहित करी है जिससे हमारे सारे खेत खलिहान जो है खिलखिला उठे हैं, मतलब भरे हुए हैं, धन धान्य से भरे हुए हैं. और ये खेत जो हमारे धन धान्य से भरे हुए हैं, इसी वजह से हमारा आंगन जो है महक उठा है. तो एक्चुअल में देखा जाए तो वही बात हो गई कि क्योंकि हमने मेहनत की है, हमारे ज्ञान को, विज्ञान को हमने इस तरीके से यूज किया है हमारे कर्म के साथ में, कि हमारी धरती जो है महक उठी है. अपने खेत, जो इसके जो खेत खलिहान है वो पूरी तरह से महक उठे हैं. यानी मनुष्य ने धरती का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से. अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में. अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि आज वर्तमान युग मनुष्य की अभिलाषाएं यानी चाह, आशाओं की छाह में नित मुस्कुरा रही है. तो अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं, चाह हम कह सकते हैं, और आशा मीन्स होप. तो हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें होप है कि ये इच्छाएं जरूर पूरी होगी, और इसीलिए ये इच्छाएं जो है मुस्कुरा रही है अंडर होप. और मनुष्य को आशा है कि आज नहीं तो कल उसकी सारी कामनाएं जरूर पूरी होगी.
और इसी वजह से वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए निरंतर मेहनत करता रहता है और इसीलिए उसके पैर जो है बड़े विश्वास के साथ प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो काम करता है, कार्य करता है। कार्य करेगा, निरंतर कार्य करेगा तो प्रगति तो होनी ही होनी है। तो ये विश्वास है उसे कि आज नहीं तो कल मेरी इच्छाएं जरूर पूरी होगी और उसी लिए वो मेहनत करता है, प्रगति करता है और होप्स हमेशा उसके बने रहते हैं। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि शिल्प कला, सबसे पहले मैं इनके मीनिंग्स बता दूं। शिल्प कला मतलब आर्किटेक्चर जो हम बोलते हैं, आर्किटेक्चर, और शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट होता है। तो जो आर्किटेक्ट जो है अपने काम से कुमुदों की माला दैट मीन्स कमल से बने हुए, कमल के फूलों से बनी हुई माला, वक्षस्थल का हार हो। वक्षस्थल यानी सीना, हम कह सकते हैं चेस्ट। तो कोई भी माला तो हम जब गले में डालते हैं तो वो हमारे सीने के सामने ही आती है और उसके कारण हम कभी कभी सुंदर भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। फूलों फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, फूलों फलों से भरी हुई इस धरती का श्रृंगार हो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जो आर्किटेक्ट्स है उन्होंने इस धरती को इतना सुंदर बना दिया है अपने आर्किटेक्चर से कि उनकी ये जो आर्किटेक्चर है, उनका ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये एक तरह से हमारे धरती के लिए एक कमल के फूलों की माला है जो हमारे धरती के सीने पर सजाई हुई है। बिल्कुल धरती के ऊपर ही होता है ना, धरती के ऊपर ये शिल्पकला बनाई हुई है। ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग्स है, घर वगैरह जो हम धरती के ऊपर बनाते हैं, तो ये जो बनाए हुए जो भी है ये एक तरह से हमारी धरती के लिए मानो जैसे कमल के फूलों का हार हो, क्योंकि इन शिल्पकलाओं से हमारे धरती की शोभा और भी बढ़ती है और ये हमारे फूलों फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार है, सुंदर लगती है। श्रृंगार हम कब करते हैं? सुंदर बनने के लिए। तो ये जो शिल्पकला है ये बिल्कुल कुमुदों की माला की तरह हमारे धरती के सीने पर है और ये हमारी धरती का श्रृंगार बनी हुई है। फूल फलों से हरी भरी हमारी इस धरती का श्रृंगार बनी हुई है, गहना बनी हुई है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। बहुत ही सुंदर कहा है यहाँ पे कि हम चाहे कितने ही प्रगति कर लें, हम चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर भी चढ़ ले, पर हमें किसी भी, हमारे विज्ञान से हमें किसी भी विनाशक अस्त्र से कोई नाता नहीं रखना चाहिए। तो हमारे ज्ञान विज्ञान से हम बहुत तरक्की करें, हम सौर मंडल तक पहुंच गए, चंद्रलोक है, मंगल ग्रह है, हम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन हमारे विज्ञान से हमें किसी भी विनाशक अस्त्र का निर्माण नहीं करना चाहिए और ना ही उससे कोई नाता होना चाहिए। यानी हमें सिर्फ हमारे धरती को सुंदर बनाना है, धरती के किसी भी कोने को नष्ट करने के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए और ना ही ऐसा कोई हमें अस्त्र बनाना चाहिए जो नष्ट करने के कार्य में उपयोग होता हो। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। अभी सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, बहुत ही सुंदर। ये मुझे तो ये सारी पूरी की पूरी कविता इतनी सुंदर लग रही है। एक एक शब्द का अगर हम मीनिंग देखा जाए, एक एक लाइन स्टैंजा का मीनिंग देखे तो बहुत ही डीप मीनिंग यहाँ पे माना गया है। अभी जैसे हम इंसान है, एज एन इंसान हम सांस लेते हैं, हमारी जो आत्मा है हमारे शरीर के अंदर है, तो हमारी आत्मा को हमारे शरीर ने ढका हुआ है और हमारे शरीर को हम हमारे कपड़ों से ढकते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए पहले तो उसी तरीके से ये कहा गया है, जो सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। तो हमारे जो प्राण है, हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा को कौन ढकता है? हमारे सांस बनी हुई ये जीवन, ये जो शरीर है ना, जो जिससे हम सांस लेते हैं। कवि के अनुसार सदाचार जो है वो एक मानवता का, सदाचार के द्वारा, सदाचार और स्नेह के द्वारा ही मानवता का विकास होगा, ऐसे कवि का मानना है। क्योंकि इंसान तभी विकास कर पाएगा जब वो सबके लिए अच्छा सोचेगा, राइट। और इसीलिए कहा गया है कि सदाचार की जो शुभ्र
शलाका है, शलाका इज अ बार, हम एक स्टाइलस कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, जो मेजर करता है। तो सदाचार को हमने व्हाइट शुभ्र कहा गया है यहाँ पे। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। तो ये एक जो बार है, स्नेह रूपी बार जो है, ये हमारे सुंदर मन को आंकती है। और कवि के अनुसार जो है, मानवता के विकास के लिए सभी को सदाचार का गहना ये अपनाना चाहिए, सदाचार और स्नेह जो है अपनाना चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। तो प्रतिभा ओवर हियर मींस टैलेंट, पैमाना इज अ मेजर, टैलेंट को एक मेजर के रूप में यूज किया जा रहा है। मेधा इज ब्रेन, हमारे नॉलेज कितनी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है। और नापना मीन्स टू मेजर, ऊंचाई इज कितना ऊंचा है ना, हाउ हाई इट इज, और नापना इज टू मेजर। तो कवि कहते हैं कि प्रतिभा का मानदंड बुद्धि की ऊंचाई नापने का काम करता है। मतलब हमारे स्किल से लोग ये पता कर सकते हैं, हमारे स्किल्स के जरिए हमारे ब्रेन के लेवल का अंडरस्टैंडिंग हम बता सकते हैं। बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन होता है तो बहुत ज्यादा ब्रेनी हम उसे कह सकते हैं, अनस्किल्ड पर्सन को कम ब्रेनी कह सकते हैं। तो यही कहा गया है, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। हमारे स्किल्स हमारे ब्रेन्स का लेवल बताते हैं, कितना हाई है, लो है, डिपेंड्स। तो हमारे स्किल्स हमारे ब्रेन का लेवल्स बताते हैं। और कवि के अनुसार सभी के हृदय में मानवता निर्माण होनी चाहिए। मानवता इस इंसानियत, हमें एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ बुरा दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि सभी के हृदय में ये मानवता होनी चाहिए और मनुष्य को मानवता का मीटर बनकर दूसरों के दिल की गहराई मापने का कार्य करना चाहिए। मन की गहराई मापना, दैट इज, हम अगर अच्छे हैं तो ही हम दूसरों की अच्छाई पता कर सकते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि हमें मानवता का मीटर बनकर, हमें मानवता का मीटर बनकर, मतलब हम खुद एक मेजरिंग मीटर कब बन सकते हैं, जब हम खुद अच्छे हैं। तो मानवता का मीटर बनकर हम दूसरों के दिल की गहराई का माप, दूसरों के दिल की गहराई को मापने का कार्य हम कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव की प्रतिभा को मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। दैट मीन्स हमारे स्किल्स को मानवता के लिए काम करने चाहिए। दैट इज, हमारे स्किल्स इतने ऊंचे हो कि हम सारे अच्छे कार्य करें और लोगों में अच्छाई फैलाएं। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। तो हमें हमारे आत्मा, दैट इज सोल, को किससे कवर करना है, आवृत्त करना, दैट मीन्स टू कवर कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। स्नेह मीन्स लव, प्रभा इज रोशनी, लैंप हम कह सकते हैं, नॉट लैंप एक्चुअली, इसको हम कह सकते हैं ब्लेज। जो कैंडल का दिया जो जलता है, वो जो छोटा सा ब्लेज होता है दिए का, किससे रोशनी, उस छोटे से दिए से रोशनी फैलती रहती है, बिल्कुल उसी तरीके से हम उसे प्रभा कह सकते हैं। स्नेह, बिल्कुल हमारे आत्मा में से जो ये स्नेह है हमारे बॉडी को कवर करे। परिधान, परिधान मतलब ये स्नेह रूपी ब्लेज जो है हमारे बॉडी को कवर करे, हमारे बॉडी का ड्रेस बने, हमारे सोल का ड्रेस बने, नॉट बॉडी, हमारे सोल का ड्रेस बने। और हम सब मिलकर करे अर्चना वसुधा के जयगान से। वसुधा इज अवर अर्थ, धरती माता हम कहते हैं। करे अर्चना, अर्चना करना मीन्स टू पूजा पाठ करना या वर्शिप करना। किसी की हम पूजा अर्चना करते हैं, व्हेन वी वर्शिप समवन विथ प्रॉपर मेथड, तो वो हम करें। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। दैट इज, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। हमारे आत्मा को कंप्लीटली हम हमारे स्नेह रूपी, जो हल्का सा स्नेह रूपी जो ब्लेज है, उससे हम कवर करें हमारी आत्मा को, और हम सब मिलकर पूजा अर्चना करें वसुधा के जयगान से। वसुधा इज अर्थ, अर्थ के जयगान से, यानी धरती माता की जय करते हुए हम इनकी पूजा करें। तो इसी के साथ ही मेरा ये पोएट्री एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आए। तब आप जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, टेक केयर, बाय।